नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 की पूरी कहानी सुनने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद के हालात की। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस से कहा कि वॉर में सपोर्ट करो, बदले में सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा। लेकिन वॉर के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा रिप्रेसिव लॉज आ गए। इसी समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए और उन्होंने एक नया तरीका दिया, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है ट्रूथ फोर्स। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका कॉज सच्चा है तो आप बिना वायलेंस के भी जीत सकते हैं। उन्होंने पहले चंपारण में इंडिगो फार्मर्स के लिए, फिर खेड़ा में पेजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया। ये सब सक्सेसफुल रहे और लोगों को एक नई होप मिली। अब आती है रॉलेट एक्ट की बात। मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ब्लैक लॉ पास किया। इसके तहत किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट नेशन वाइड सत्याग्रह का कॉल दिया। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर वायलेंस भी हुई। फिर आया वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर। अमृतसर में बैसाखी के दिन हजारों लोग पीसफुल गैदरिंग में थे। जनरल डायर ने बिना वार्निंग के फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल मारे गए। ये इंसिडेंट पूरे देश को हिला के रख गया और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एंगर और भी बढ़ गया। इसी दौरान खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। टर्किश कैलिफ को लेकर इंडियन मुस्लिम्स परेशान थे क्योंकि ब्रिटिश उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे थे। गांधी जी ने देखा कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का। उन्होंने खिलाफत लीडर्स के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्लान बनाया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली अडॉप्ट किया। गांधी जी का आइडिया था कि ब्रिटिश रूल इंडियंस के कोऑपरेशन से ही चल रहा है। अगर हम कोऑपरेशन विड्रॉ कर दें तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मूवमेंट के स्टेजेस थे: टाइटल्स सरेंडर करना, गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ना, कोर्ट्स और स्कूल्स बॉयकॉट करना और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना। ये मूवमेंट सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड नहीं रहा, कंट्री साइड में भी इसका जबरदस्त इंपैक्ट हुआ। अवध में पेजेंट्स ने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। ट्राइबल एरियाज में भी मूवमेंट फैला। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने गेरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया। टी प्लांटेशंस में वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। यहां प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी को लगा कि मूवमेंट वायलेंट हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसे विड्रॉ कर दिया। कई लीडर्स इससे डिसअपॉइंटेड हुए। मूवमेंट विड्रॉ होने के बाद कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया। दूसरी तरफ गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क में बिजी हो गए। लेट 1920s में फिर से पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ी। साइमन कमीशन आया, लेकिन उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगे। नेहरू रिपोर्ट आई, लेकिन कम्युनल डिफरेंसेस बढ़ गए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का डिमांड किया। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। फिर गांधी जी ने सॉल्ट के इशू को उठाया। सॉल्ट टैक्स सबसे ज्यादा अनपॉपुलर था क्योंकि ये पुअर लोगों को भी अफेक्ट करता था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिन बाद 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। इस बार लोगों को सिर्फ नॉन कोऑपरेशन नहीं करना था, बल्कि एक्टिवली लॉज तोड़ने थे। सॉल्ट मेकिंग, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट, टैक्स पेमेंट रिफ्यूज करना, ये सब एक्टिविटीज शामिल थी। मूवमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। रिच पेजेंट्स को लगा कि हाई रेवेन्यू रेट्स कम हो जाएंगे। पुअर पेजेंट्स को उम्मीद थी कि अनपेड रेंट माफ हो जाएगा। बिजनेस क्लास फॉरेन कंपटीशन से बचना चाहता था। वर्कर्स बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहते थे। विमेन ने भी बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया, लेकिन हर ग्रुप के अपने इंटरेस्ट्स थे। जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ और मूवमेंट सस्पेंड हुआ तो कई ग्रुप्स डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि उनकी स्पेसिफिक डिमांड्स पूरी नहीं हुई। 1932 में मूवमेंट फिर शुरू हुआ, लेकिन पहले जैसा एंथुसियाज्म नहीं था। इस दौरान कुछ ग्रुप्स मूवमेंट से अलग भी हुए।
दलित्स के लीडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को लगता था कि कांग्रेस अपर कास्ट इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है। मुस्लिम लीग भी अलग पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहती थी। ये कम्युनल डिफरेंसेस आगे चलकर पार्टीशन का कारण बने। मूवमेंट का कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत था। ट्राई कलर फ्लैग, नेशनल सॉन्ग्स, सिंबल्स, इन सब ने इंडियन आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया। फोक टेल्स, सॉन्ग्स और इमेजेस के थ्रू नेशनलिज्म कॉमन पीपल तक पहुंची। डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग सिंबल्स पॉपुलर हुए। संकल्प, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिज्म एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि कल्चरल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी था। डिफरेंट ग्रुप्स के अलग अलग रीजंस थे मूवमेंट ज्वाइन करने के, लेकिन सबका कॉमन गोल था ब्रिटिश रूल से फ्रीडम। चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि इंडियन नेशनलिज्म डाइवर्स ग्रुप्स को यूनाइट करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया कि यूनिटी मेंटेन करना चैलेंजिंग था। डिफरेंट कम्युनिटीज के इंटरेस्ट्स अलग थे और ये डिफरेंसेस आगे चलकर मेजर प्रॉब्लम्स बने। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फ्रीडम स्ट्रगल एक लिनियर प्रोसेस नहीं था। इसमें अप्स एंड डाउन्स, सक्सेसेस एंड फेलियर्स, यूनिटी एंड डिविजन्स, सब कुछ था। लेकिन अल्टीमेटली ये मूवमेंट ने ब्रिटिश रूल की फाउंडेशंस हिला दी और इंडिपेंडेंस के लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे गांधी जी के लीडरशिप में मास मूवमेंट्स ने इंडियन पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया और कैसे नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स बना। ये नॉलेज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से रिवाइज करते रहिए।